पिरामिड स्कीम वाली वेब सीरीज देखने के बाद में एक बार तो मुझे भी लगने लगा था कि यार ये कहीं ये सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहीं सच में ही तो फ्रॉड नहीं है। इवन आई हैव एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन में मेरा एक्सपीरियंस है। डायरेक्ट सेलिंग में इतना अंदर तक घुसने के बाद भी, जब पिरामिड स्कीम जैसी रिलेटेबल वेब सीरीज देखने के बाद यदि मेरा कॉन्फिडेंस बिगड़ सकता है, मतलब इतना नहीं बिगड़ा, बट उसको देखने के आधे घंटे 1 घंटे बाद तक मैं भी थोड़ा तो डाउट में आ चुका था, क्योंकि पिरामिड स्कीम वेब सीरीज जो अमेजन प्राइम में है, क्रिएटेड बाय टीवीएफ क्रिएटर्स, तो वो बहुत ही रिलेटेबल है। वो कोई सिर्फ ऐसी वीडियो नहीं है, रोस्टिंग वीडियो काइंड ऑफ थिंग फॉर नेटवर्क मार्केटर्स, इसमें मजाक बनाया जा रहा है। कोई नेटवर्क मार्केटर है, स्ट्रगल कर रहा है, उसके लोग मजाक बना रहे हैं, कोट पैंट पहन के जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है, नहीं। एक्चुअली में उसमें अंदर का सिस्टम में जो एक्चुअली में जो चलता है ना, बहुत सी टीम्स में, बहुत सी कंपनीज में वो दिखाया है। जो प्रैक्टिसेस लोग ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, टैक्स सेलिंग इंडस्ट्री में करते हैं, वो दिखाया है। फिर जो स्कैम्स होते थे पहले भी, आज भी हो रहे हैं बाई कंपनी, एंड कुछ स्कैम्स बाई पीपल इन लेजिटिमेट कंपनी, उन सब पे थोड़ा हाईलाइट किया है। तो थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये वेब सीरीज असल में लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है स्कैम से बचने के लिए। चाहे वो कोई कंपनी कर रही हो, कोई पिरामिड स्कीम का प्लान लेकर के कोई कंपनी आई हो, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करके फंसाने की कोशिश कर रही हो, या फिर किसी लेजिटिमेट एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी यदि कोई पर्सन है और वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, फास्ट ग्रोथ के लिए ड्रीम्स दिखाना, सपने दिखाना, है ना, और वो सारी पॉलिटिक्स वगैरह और ये सब जिसमें एक पर्सन का करियर खराब हो सकता है, तो लोगों के लिए अवेयरनेस के पर्पस में काम आ सकती है। लेकिन अगर मेरे कॉन्फिडेंस में, या फिर मैं आधे घंटे तक अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगा, थोड़ा डाउट में आ गया, तो जिस पर्सन का अभी स्ट्रगल फेस चल रहा है इस इंडस्ट्री में, जो गलती से किसी ऐसी कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है, या फिर ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएटेड है जो आज भी वो कोल्ड कॉलिंग, पर्चे बांटना, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, वहां पे हो हल्ला मचाना, काम की बात कुछ नहीं, सिर्फ मीटिंग्स में आओ और लंबे सपने दिखाना, बड़े बड़े सपने दिखाना, ठीक है, इस टाइप से काम हो रहा है, इस टाइप के कल्चर से एसोसिएटेड है, तो फिर उसके दिमाग की हालत में समझ सकता हूँ। तो इस पर्पज से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जो मैंने एमबीए के सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, जब मैंने एमबीए डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन कोर्स के सेकंड सेमेस्टर में मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था, फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट उठा करके, अब पूरा एमबीए प्रोग्राम तो मैं यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा क्या है, टू चेंज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उसमें डिजिटल मार्केटिंग का इन्वॉल्वमेंट हो, एआई का इन्वॉल्वमेंट हो, ट्रेंडिंग स्किल्स का यूज करते हुए बिजनेस को बिल्डअप करे, और लोग उस चीज को सीखें कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस तरीके से होती है, परसेप्शन चेंज हो इंडस्ट्री का, वो हमारा मेन पर्पस है। इसलिए हम एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल थिंग्स जो डायरेक्ट सेलिंग को मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग बनाती है, मॉडर्न प्रैक्टिसेस है, वो सब एजुकेशन यहाँ फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सीरीज लगभग 8 से 10 वीडियोस की होगी, कभी कभी संडेज को आएगी, इसके मतलब कोशिश है हर संडे को आए, लेकिन मैं कोई पक्का पिंकी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू बिजी शेड्यूल। लेकिन ये एज ए कोर्स इस चैनल पे आएगी, और ये 8-10 वीडियो का सेट यदि आप किसी डायरेक्ट सेलर को दिखा देते हैं, तो वो कभी भी ट्रैप का शिकार नहीं होगा, कभी भी स्कैम का शिकार नहीं होगा, ना ही ऐसे प्रैक्टिस करने वाले लोगों के जाल में फंसेगा। और यदि आप सही कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हो, जहां आपका एक अच्छा करियर बन सकता है या एक्स्ट्रा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, तो वो मौका आपसे हाथ से नहीं निकल जाए इस नेगेटिविटी के चक्कर में, तो आपका माइंड, ब्रेन पॉजिटिव होगा और मैच्योर होगा अबाउट दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो इस सीरीज में हम सिर्फ बेसिक चीजों पे बात करेंगे। मैं ज्यादा इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं दूंगा, मैं मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो का टॉपिक है दैट इज दिस इंटरमीडिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कि असल में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो इस पीपीटी को अच्छे से समझना, और यही वीडियोस की रिकॉर्डिंग मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एज ए कोर्स भी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आराम से अच्छे से ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा सा मेरा व्यू चेंज करता हूँ हर क्लास में, तो आज भी थोड़ा सा कर देता हूँ इसको। थोड़ी सी ब्लैंक जगह मैंने बचा के रखी है, इस तरीके से इसको, ठीक है ना। सी, देखो, असल में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक चीजों के ऊपर, कि असल में ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। आज की वीडियो का टाइटल ये, फिर हम धीरे धीरे आगे चलेंगे कि ये एमवे से लेकर के फिर कैसे इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ। लेकिन आज की वीडियो का पर्पस ये है कि डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है वो कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है जो इवोल्व हुआ है, और अकेला इवोल्व नहीं हुआ,
किसने अपने स्वार्थ के लिए इवोल्व नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए बिजनेस इंडस्ट्रीज ने इसको इवोल्व किया। ठीक है, और इसके साथ में और कुछ बिजनेस कॉन्सेप्ट भी इवोल्व हुए थे, ये अकेला ही कुछ करिश्मा बन करके नहीं आया। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक चीजों पे चलेंगे ताकि आपको पता रहे कि असल में डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है क्या चीज, ताकि आप कॉन्फिडेंस से लोगों को बड़े बड़े सपने बेचने की बजाय प्रैक्टिकल फैक्चुअल बात कर सको, एक नॉलेजेबल पर्सन की जैसे। ठीक है, तो यदि मैं आपको कहूं कि amazon, उबर, डेल और डायरेक्ट सेलिंग, ये चार कंपनीज या चार कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग लगता है ना। एक ई कॉमर्स जायंट है, एक राइड शेयरिंग ऐप है, एक कंप्यूटर कंपनी है, और एक है इंडस्ट्री जिसके लोग अक्सर शक की नजर से जिसको देखते हैं। लेकिन ये चारों चीजें एक ही इकोनॉमिक आइडिया से बॉर्न हुई थी, एक ही कॉन्सेप्ट और एक ही रिवोल्यूशनरी शिफ्ट, क्रांतिकारी शिफ्ट। तो एक्चुअली मैं आज के इस एपिसोड में हम क्या समझने वाले हैं, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा या समझाऊंगा या बताऊंगा जिसने डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया। डायरेक्ट सेलिंग भाई कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो आज की क्लास में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। और मैं ये कहां से बता रहा हूँ, इसका सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको कि यार ये कौन आ गया, ये नया ज्ञान दे रहा है, क्या सोर्स है आपका, क्या वैलिड पॉइंट है, कोई रोस्टिंग वीडियो बना दे क्या पता। तो जो मेरा एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन का कोर्स था फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से एक है, शूलिनी यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग किया। और उसके सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें यूनिट फर्स्ट थी डिस डिस इंटरमीडिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। या डिस इंटरमीडिएशन ये कॉन्सेप्ट था, इसमें डायरेक्ट सेलिंग इवोल्व हुआ, उसको कैसे हुआ वो अपन बात करते हैं। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, तो आप कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को कोई छोटी या सस्पिशियस इंडस्ट्री की तरह नहीं देखोगे। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट का नाम ही है डिस इंटरमीडिएशन सिर्फ। ठीक है, तो अब ये है क्या चीज, समझते हैं इसको। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल चेन ऑफ मार्केटिंग क्या है। जो ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग की जो प्रेजेंटेशन होती है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशन होती है, उसमें ऐसे एक चार्ट बना करके बताया जाता है कि भाई कंज्यूमर आ गया और मैन्युफैक्चर आ गया, उसमें से एक दो चीजें जिनको जो जो याद रही वो लिख दी और बाकी सबको हटा करके डायरेक्ट सेलर लगा दिया। ये अचानक नहीं आया है, ये एक बताने लग गए लोग, बट असल में इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। देखो, मैन्युफैक्चर से कोई भी जो इंडस्ट्री है, कोई भी प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर उसको बनाता है। असल में टॉप पे मैं कहूंगा मैन्युफैक्चर भी नहीं होता, बट ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल लाता है और हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट जो भी है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये कहानी मैन्युफैक्चर से शुरू हुई। फिर फिर कौन आया भाई, फिर आता है सीएफए। सीएफए क्या होता है, केयरिंग कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग सिस्टम, मतलब एजेंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स को कैरी करता है और फॉरवर्ड करता है एक जगह से दूसरी जगह, स्टॉक करके रखता है, मतलब स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते, बट मैन्युफैक्चर से मार्केट में वो प्रोडक्ट को उतारता है, ये मान के चलो। फिर आता है हमारा सुपर स्टॉकिस्ट, सीएफए, इसको सी एंड एफ भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, फिर आता है हमारा सुपर स्टॉकिस्ट, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आता है डीलर, फिर आता है होलसेलर, फिर आता है रिटेलर, फिर आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर और कस्टमर में भी एक डिफरेंस होता है, मैंने कुछ वीडियोस में बता रखा है, कभी जाकर के देखना, जिससे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में रिटेलिंग कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी होगी। तो असल में क्या हो रहा है कि ये सब लोग, ये क्या है, ये सब लोगों को बिजनेस के टर्म में कहा जाता है इंटरमीडियरीज, मतलब ये मिडल मैन है। ठीक है, ये सब मिडल मैन है किसके बीच में, एक मैन्युफैक्चरर और एक कंज्यूमर के बीच में। अब ये जो इतनी लंबी चेन है, इसके हर स्टेप में कुछ ना कुछ मार्जिन है, तभी ये लोग काम कर रहे हैं, कोई ना कोई परसेंटेज ऑफ कमीशन, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5%, 10%, किसी का कितना, किसी का कितना बना हुआ है। और ये सब कौन पे कर रहा है, ये सब पे कर रहा है कंज्यूमर, क्योंकि इसको जो प्रोडक्ट एक फाइनल प्राइस पे मिल रहा है, जिसके अंदर इन सब का हिस्सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसकी बुराई नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिस्टम बेकार है, नहीं। ये सारे मिडलमैन कुछ ना कुछ वैल्यूएबल काम करता है भाई। टाइम पे प्रोडक्ट को पहुंचाना, जगह जगह पहुंचाना, जगह जगह उसको अवेलेबल करवाना, और मार्केट को इंफॉर्मेशन देना अबाउट एनी प्रोडक्ट, ये सारे लोग करते हैं।
ठीक है। और उन सबको करने में एक रियल कॉस्ट आती है, सारी कॉस्ट जुड़ गई उसमें, इन सब का मार्जिन, कोई मान लो उसकी थोड़ी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सबकी सारी रियल कॉस्ट हो गई जो कंज्यूमर के जेब से जानी है। ठीक है। और वो कॉस्ट एकेडमिक रिसर्च ने मेजर करी। ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए। मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, इस सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस सक्सेसफुली इसी सिस्टम पे चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हो रही है, ठीक है, जो समझने की चीजें हैं, वो ये हो रही है कि एक तो रिसर्च है जो एमबीए वाले उस बुक में चैप्टर में हमारे दी हुई थी, वो ये थी कि एक तो था कर्नाटक का रेड ग्राम का फार्मर था, और वो क्या कर रहा था कि उसकी जो कंज्यूमर प्राइस थी उसका सिर्फ 56.56% ही उसे मिलता था। एग्जैक्ट फिगर ये लिखा हुआ था, 56.56% मिलता था। ठीक है। तो कर्नाटका का गुलबर्ग ऐसे कुछ सिटी थी, वहां की ये केस स्टडी थी। यानी कि जो बाकी का 43 रुपीज है, यदि हम मान के चलें, तो वही बीच के सारे मिडिल मेन्स को मिल रहा है। ठीक है। फार्मर के पास तो कितना जा रहा है, या फिर जो उसका प्रोड्यूसर है उसके पास क्या जा रहा है, 56.56 रुपीज। ये बाकी का जो ये रुपया कट गया फट गया, ये सब उन लोगों के हिस्से में मिल गया। उत्तराखंड में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, उत्तराखंड का भी, जहां पे जो ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज जो फार्मिंग कर रहा है ऑरेंज की, उसको सिर्फ 10% प्राइस शेयर ही मिल रहा है। यानी कि कंज्यूमर 2000 रुपीज पर क्विंटल पे कर रहा है, 2000 रुपीज पर क्विंटल के भाव से खरीद रहा है। लेकिन फार्मर तक क्या भाव मिल रहा है, फार्मर को मिल रहा है सिर्फ 200 रुपए पर क्विंटल। 90% हिस्सा बीच में कहीं गायब हो गया। वो कैसे हुआ, क्या सिस्टम चल रहा है, अपन उस पर नहीं जा रहे। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है, ये एफएमसीजी, फार्मा, हर सेक्टर में सेम पैटर्न दिखता है। ठीक है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही एक कॉन्सेप्ट आया, क्या, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है भाई, इससे बाहर निकलो, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से बाहर निकलो, कि नेटवर्क मार्केटिंग सब कुछ नहीं है। सी, जो कॉन्सेप्ट आया वो आया डिस इंटरमीडिएशन। ठीक है। अब इसने क्या किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मिडल मैन है, ठीक है, उसको इस चेन से या तो कम करना या हटा देना। ये जो इतनी लंबी चेन बन रही है, इनमें से जो इतने मिडल मैन्स हैं, इनको या तो कम कर दो या फिर इनको हटा दो। ठीक है। और जो मार्जिन पहले 5 से 6 मिडल मैन में जाता था, वो अब सिर्फ 2 लोगों में बंटता है। ठीक है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का इसमें फायदा है, बीच में जो एक दो मिडल मैन है उस उनको इनका मार्जिन बट गया। ठीक है। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, इंटरनेट आया, तो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो सकती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी डायरेक्ट हो सकता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, सारी कहानी यहां से शुरू होती है। अब आप कहोगे कि यार ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी ये तो अब आए, एमवे ने तो ये सिस्टम बहुत पहले शुरू कर दिया था। तो भाई जितना काम करने के तरीकों में तब से लेकर अब तक चेंजेस भी आए ना। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री जहां पे चेंजेस लोगों ने आने नहीं दिए, आज भी रिजिड बैठे हैं कि नहीं हम तो सेमिनार वाला सिस्टम ही लगाएंगे, हम तो घर घर जाके डेमो देकर के प्रोडक्ट को बेचेंगे। ठीक है। लेकिन असल में ये इवोल्व, जो चीजें इवोल्व हुई, ये ई कॉमर्स, ये सब चीजें इवोल्व हुई ड्यू टू कि कुछ ऐसे ऑप्शंस आए कि भाई पहले देखो, पहले चलता था बार्टर सिस्टम। ठीक है। चीजों के बदले लेन देन होता था, जिसको वस्तु विनिमय कहते हैं हिंदी में। एक चीज आपने दी, दूसरी चीज आपने ली, लेकिन कई बार ट्रांजेक्शन के अंदर दिक्कत आ जाती थी कि आपने गेहूं दे दिए, लेकिन सामने वाला आपको चावल दे रहा है, आपको चावल चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए बैल। ठीक है, वो उसके पास है नहीं। तो ट्रांजेक्शन स्टॉप हो जाती थी। फिर जब जैसे ही, जैसे हमारा देश आजाद हुआ, अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके बाद में धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होना और शुरू हो गई। ठीक है। तो दिस इज ए कंप्लीट कॉन्सेप्ट। फिर जैसे इंटरनेट आया, तो उसके बाद में बहुत से कॉन्सेप्ट आ गए, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स, कि उस प्रोडक्ट के बारे में किसी आदमी को डायरेक्ट जानकारी हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रोडक्ट के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर अपन को अपॉइंट करना पड़ेगा, वो अपने एरिया में उसकी अवेयरनेस लाएगा, फिर वो होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर से फिर कंज्यूमर लेकर के जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कई बार रिटेलर को पिच कर रहा है, लेकिन रिटेलर बोल रहा है नहीं नहीं, मैं आपके थ्रू नहीं लूंगा, मैं तो होलसेलर के थ्रू ही लूंगा, वो उनके लिए लॉयल है। तो चाह कर भी मिडल मैन को नहीं हटा पा रहे। लोगों का ट्रस्ट के लिए या किसी प्रोडक्ट को सही टाइम पे सही जगह पे फास्ट अवेलेबल कराने के लिए सबका अपना अपना रोल था।
उन रोल को रिप्लेस कर दिया और डिसइंटरमीडिएशन हो गया। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से मिडिल मैन्स गायब हुए, हटाए गए, तो इससे सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का आविष्कार हुआ। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके चार प्राइमरी बिजनेस मॉडल्स हैं जो इसके ऊपर बेस्ड है, और डायरेक्ट सेलिंग उनमें से एक है, अकेला नहीं है, इस फैमिली का हिस्सा है। ठीक है। क्या क्या चीजें इवोल्व हुई भाई? ई कॉमर्स इवोल्व हुआ, फ्रेंचाइजी सिस्टम इवोल्व हुआ, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इवोल्व हुआ, जिसका आईएमडीएसी का फोकस जो है, और डिस्काउंट एंड रिटेल बाजार जैसे डी मार्ट, बिग बाजार, ये सब इवोल्व हुए। ठीक है। अब यदि आप इनको कॉन्सेप्ट को थोड़ा ढंग से समझोगे कि इनमें हो क्या रहा है। ठीक है। भाई ई कॉमर्स क्या कर रहा है, इसने डिसइंटरमीडिएशन कैसे किया? भाई ई कॉमर्स क्या कर रहा है, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस बना, जो मैन्युफैक्चर को डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट दिख रहा है जो कोई ना कोई मैन्युफैक्चर बेच रहा है। ठीक है। उसने कई बार जल्दी अवेलेबल कराने के लिए कोई मिडल मैन जरूर अपॉइंट कर दिया, नहीं तो बहुत से लोग डायरेक्टली अमेजोन के साथ में डील कर रहे हैं, अमेजोन ही मिडल मैन बना हुआ है। और ये जो बिजनेस मॉडल है, B2C, B2B, D2C, C2C, ठीक है, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, ये सब इसी फैमिली में आते हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, और मैन्युफैक्चर को कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वहां से उनको अपना मार्जिन मिल रहा है, जिससे एफिलिएट पार्टनर कोई बन रहा है अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का। ठीक है। अपने ब्लॉग्स के अंदर लिंक्स लिंक्स डाल रहा है। ठीक है। तो वो कुछ कमीशन बना रहा है। राइट। तो ई कॉमर्स अपने आप में खुद मिडिल मैन्स को कट किया, होलसेलर्स को, फिजिकल रिटेल्स को, एंड डायरेक्टली कंज्यूमर के पास में सामान पहुंच गया, डिजिटल स्टोर फ्रंट्स खुल गए। ठीक है। जैसे डिस्काउंट रिटेल्स है आपका, जैसे बिग बाजार हो गया, डी मार्ट हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सुपर स्टोर्स है जो हाइपर मार्केट से या फिर मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली बल्क में प्रोडक्ट उठा रहे हैं। बल्क में जब उठा रहे हैं तो उनको प्रोडक्ट की प्राइसिंग थोड़ी कम मिल रही है। अब बल्क में प्रोडक्ट ज्यादा बल्क में कौन देगा, या तो मैन्युफैक्चर देगा या फिर सीएनएफ देगा। तो उनमें से कोई डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के साथ डील कर रहा है और अपने लिए अलग प्रिंटिंग, पैकेजिंग वाली, एमआरपी वाली चीजें बनवा रहा है, और डिस्काउंटेड रेट पे कंज्यूमर्स को बेच रहा है। बिग बाजार, डी मार्ट, बल्क परचेज वाले बहुत सारे सेंटर्स आज के टाइम पे अलग अलग सिटीज में मिलेंगे। वन स्टॉप शॉप कॉन्सेप्ट की, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अब भाई, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मल्टी लेयर जो एजेंट्स हैं उन सबको उन्होंने बाईपास कर दिया। अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट एक और है जिसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। अब फ्रेंचाइजी में क्या होता है, जैसे एक ब्रांड है वो पॉपुलर हो गया, उस पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, उसके स्टोर्स पे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी सिटीज वाले भी उसको जान रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। तो उन्होंने वहां पे उनकी अवेलेबिलिटी के लिए नो हाउ फॉर अपफ्रंट एक सेंटर बना दिया और एक फीस ली। ठीक है। और जो जो प्रोडक्ट सेल होगा उसके पे कमीशन भी लेंगे, और लेकिन अपना एक सेंटर वहां पे अवेलेबल करा दिया। जैसे मैकडोनल्ड्स है, या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी स्कूल्स की चेन भी आजकल मिलती है, प्राइमरी स्कूल्स की। ठीक है। तो ब्रांड एक ही है लेकिन ऑपरेटर अलग अलग हो गए। ठीक है। तो जो हाई कैपिटल बैरियर हो गया, या फिर एक टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन लग जाता था कि आप इसी एरिया में काम कर सकते हो, नहीं, हमारा ब्रांड दूसरे एरिया में भी काम कर सकता है, वहां पे हमने एक फ्रेंचाइजी दे दी। तो फ्रेंचाइज, अब उस नाम लेने वाले का फायदा यह है कि इस नाम के कारण मेरे शॉप पे फुटफॉल होगा, मैं अपना खुद का कुछ खोलूंगा तो पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इस नाम के कारण आ जाएंगे। अब मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करा देंगे, थोड़ा गाइडेंस भी मिल जाएगा। बदले में क्या देना है, उनका नाम लेने की पैसे, और जो परसेंटेज ऑफ कमीशन सेल्स पे बनेगा वो। अलग अलग डील्स होती है लोगों की। फ्रेंचाइज सिस्टम ने भी यही किया, बहुत सारे मिडिलमैन को कट कर दिया। और जैसे वही ब्रांड वाला यदि वहां पे उसी एरिया में सर्विस या प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कोई किसी को हायर करता है एज ए एजेंट, या फिर जो भी इस चेन में से किसी भी को उठाता, डिस्ट्रीब्यूटर, एनीथिंग, तो उसे वो कॉस्टली पड़ता कंज्यूमर को, और उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता। यहाँ पे वो सारे काम कर पा रहा है, उस एरिया में प्रोडक्ट सर्विस को अवेलेबल करवा पा रहा है, और बदले में उसका नाम भी रह रहा है, परसेंटेज मार्जिन कम हो रहे हैं, कंट्रोल भी है बिजनेस पे। ठीक है। नाउ, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। मैं कहूंगा डायरेक्ट सेलिंग वर्ड इज द फाइनेस्ट वर्ड। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, इसलिए मतलब नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्चुअल थोड़ी अलग अलग बातें हैं, एक दोनों एक दूसरे का पार्ट है। क्या डिफरेंट है एक दूसरे से, वो चीजें मैंने डिस्कस की हुई एक सेपरेट वीडियो में, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, आईएमडीएसी बेसिक्स में। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पे हुआ क्या। मैं एकेडमिक डेफिनेशन आपको देता हूँ, चलो।
एक 1998 में एक डेफिनेशन उस बुक में लिखी हुई थी, ठीक है, कोई कफलिन ग्रेसन ऐसे कुछ करके था, मेरे को ऐसे नेम्स याद रहते नहीं है। उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि एक कंपनी जिसका इनकम सिर्फ या मेनली डायरेक्ट सेलिंग पे डिपेंड करता हो, यानी कि जिसके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो रिवार्ड्स उनको मिलता है, किसके लिए, उन प्रोडक्ट को बाय करने के लिए भी, सेल करने के लिए भी, और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढने के लिए भी। ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें, वापस ध्यान से सुनना, एक कंपनी है जिसने यदि सिस्टम अप्लाई किया तो क्या हो रहा है, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग पे डिपेंडेंट है तो उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वही उसके यूजर्स भी हैं, वही उसके प्रोडक्ट्स के सेलर्स भी हैं, और वही दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट भी करता है, ताकि कुछ एक्स्ट्रा कमीशन उनकी सेल पे भी, उनकी मेहनत पे भी आए। ताकि एक फीलिंग आए कि यदि मैं अपना खुद का बिजनेस ओपन करता तो भी तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता, कोई सेल्स हेड बनाता, कोई एक मार्केटिंग टीम बनाता, अपनी एक एक कैपिटल फोर्स बनाता जो मेरे लिए काम करती, और उनके काम पे मुझे कुछ इनकम होती, कुछ बचत होती। लेकिन मुझे इसके लिए एक हाई कैपिटल मुझे लगानी होती, कुछ मेरे लिए बॉर्डर्स बन जाती। अगर इन सब चीजों को हटा दूं, ये सारा कैपिटल बैरियर एंड बॉर्डरलेस सिस्टम बन जाए, जहां पे मैं जिसको चाहूँ इस बिजनेस के बारे में बता सकूं, ये बिजनेस किसका है, किसी कंपनी का है, उस कंपनी के साथ डायरेक्टली मैंने कनेक्ट कर दिया, या तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है तो वो प्रोडक्ट खुद भी कंज्यूम करेगा तो भी सेल जनरेट होगी, वो प्रोडक्ट बेचेगा एज ए डायरेक्ट सेलर, जो डेफिनेशन है कि आप कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरों के साथ इंट्रोड्यूस करते हो, बाय एजुकेशन, बाय मार्केटिंग, एनीथिंग। तो वहां पे जब सेल जनरेट होती है तो उसका कुछ कमीशन आपको मिलता है। थर्ड थिंग, कि ऐसी सेल एक तो खुद से जनरेट करेगा तो एक लिमिट है, लेकिन वो सेल्स वॉल्यूम मैं एक टीम बना करके भी जनरेट कर सकता हूँ, जहां पे सबको अपना अपना कमीशन तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ मार्जिन मुझे भी मिल जाएगा। ठीक है। तो असल में कोई भी पर्सन, सब एक एक लेवल के हैं, मतलब स्टार्टिंग जहां हो रही है वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि किसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डाला है, किसने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट डाल के सीएनएफ लिए, नहीं, किसी ने लाखों का इन्वेस्टमेंट डाल के कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए, नहीं। सब एक लेवल पे कंपनी के कंज्यूमर हैं, लेकिन उनको ये राइट मिल गया कि दे कैन सेल प्रोडक्ट एंड दे कैन ऑल्सो अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, यदि उनका इसमें बिजनेस में इंटरेस्ट आ जाता है तो फर्स्ट सीडी कहाँ से हो रही है, एक यदि मैन्युफैक्चर के नजरिए से देखें तो कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है डायरेक्टली कंपनी से, कंज्यूम कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, उसको किसी ने बता दिया कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में किसी को बता करके परसेंट ऑफ मार्जिन भी कमा सकते हो। अब ऐसा नहीं है ना कि हम रिटेलर में से किसी का प्रोडक्ट ले आए, हम उसको बेचने के लिए निकल जाएं, हमारे पास मार्जिन ही नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मार्जिन प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ डिस्काउंट प्राइस मिलेगी, या फिर जो भी आपको एक बोला जाएगा कि डिस्काउंटेड प्राइस है तो ये आपका मार्जिन है, तो उस मार्जिन, वो मार्जिन आप कमा सकते हो। ठीक है, उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आप कहलाओगे, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आप अपॉइंट भी कर सकते हो यदि आपको इंटरेस्ट आ गया इस बिजनेस में, तो आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज द मॉडल। तो कंपनी को क्या जोर आया, कंपनी के लिए लोग या तो कंज्यूमर बन रहे हैं, किसके कहने में बन रहे हैं, उनकी नियर बाय किसी पर्सन ने वर्ड ऑफ माउथिंग के थ्रू उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दी। ठीक है, तो मार्केटिंग का खर्चा बच गया, वही पैसा बटेगा। ठीक है, तो बहुत सारे मिडल मैन्स को उस कंपनी ने हटा दिया, और लोगों को ही उसका यूजर, और यूजर्स को ही उसका मार्केटर, और मार्केटर को ही उसका डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। ठीक है, तो ये चारों मॉडल एक ही इकोनॉमिक प्रिंसिपल से आए हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इनमें से एक है। उतना ही लेजिटिमेट है जितना Amazon है, उतना ही लेजिटिमेट है जितना कि मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है। अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि यदि कोई नॉन डाइट सेलर इसे सुन रहा होगा कि भाई देखो, ये जो मैकडोनल्ड्स का आप एग्जांपल ले रहे हो, अमेजोन का एग्जांपल ले रहे हो, या इस टाइप के जो भी सिस्टम है, फ्रेंचाइजी सिस्टम, या फिर डिस्काउंट स्टोर्स वाले सिस्टम, या ई कॉमर्स वाले सिस्टम, यहाँ पे वो चीजें तो नहीं हो रही ना, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं कि आओ आओ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनो, और लोगों को हर 6 महीने में गाड़ी का। देखो, ये चीजें बिगड़ती क्यों है, ये इमेज जो बिगड़ी है, मैं मानता हूं डायरेक्ट सेलर्स के कारण ही बिगड़ी है, लेकिन बिगड़ी क्यों है उसके ऊपर आपने सीरीज में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बेसिक टू बेसिक, कि असल में कॉन्सेप्ट जन्म कैसे लिया, उसके बाद में इवोल्व कैसे हुआ, कैसे एमवे कंपनी आई, कैसे ये एमएलएम कहलाया, कैसे कैसे एक एक चीजें आगे हुई, कैसे चीजें बिगड़ी और उनको सुधारा कैसे जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट के लॉज क्या कहते हैं, ये एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, पिरामिड स्कीम, चेन स्कीम, ये सब, मनी सर्कुलेशन, ये सब मिक्स कैसे हो गए।
उन सब पे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 1998 में एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेफिनेशन थी वो ये थी कि एक ऐसा कॉमन सिस्टम, ऐसा इंटरसेक्शन क्रिएट करे यदि कोई कंपनी, जहां पे बायर्स को रिवार्ड मिले, सेलिंग करने के लिए भी रिवार्ड मिले, और रिवार्डेड फॉर फाइंडिंग अदर टू बाय एंड सेल। ठीक है, दिस कॉमन इंटरसेक्शन इज कॉल्ड, इस टाइप का कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला सिस्टम इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ये असल में ये रीति रिवाज कहाँ से आ गए? ये स्टेज पे कूदना, नाचना, माला पहनना, भागना, लोगों को फास्ट तेजी से फंसाना, इस चीजों पे अपन नेक्स्ट में बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ये सीरीज इसीलिए है लेकिन सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। ठीक है, कि क्या होता है कि जैसे सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में कभी कभी ये चीज रिवर्स भी काम करती है, जिसको री इंटरमीडिएशन भी कहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इंटरमीडिएशन इज कॉन्सेप्ट बाय गॉड, मिरेकल कॉन्सेप्ट है। जैसे ट्रेवल इंडस्ट्री है, तो लोग कुछ साल पहले अपने आप फ्लाइट्स बुक करते थे, टिकट बुक करते थे ऑनलाइन, जब सिस्टम आ गया खुद रिसर्च भी कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब लोग ट्रेवल एजेंट्स के पास वापस जाना पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल गए हैं क्योंकि लोग थक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं अनजान शहर में सब कुछ मैनेज करने में। तो वो एक कॉन्सेप्ट चाहते हैं कि जहां पे उनका टाइम बचे, तो मिडिल मैन को लाया जा रहा है। ठीक है। तो इस इंसाइट में एक इंपॉर्टेंट चीज हमको ये भी सीखनी होगी कि डिसइंटरमीडिएशन हमेशा सब कुछ खुद करो नहीं होता, कभी कभी सही एक्सपर्ट गाइडेंस की भी वैल्यू ऐड करनी होती है। और यही डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ प्रोडक्ट को बेचता नहीं है, वो उस प्रोडक्ट का गाइड बनता है कि इस प्रोडक्ट को की नॉलेज देता है, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है ये बताता है, एडवाइजर बनता है। अगर किसी को अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाया तो उनको एज ए एम्प्लॉय वो ट्रीट नहीं कर सकता, वो एज ए एडवाइजर ही बनता है कि हाउ दे कैन जनरेट सम वॉल्यूम। ठीक है। तो वो वैल्यू एक्चुअल में जेन्युइन है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने एक चीज, ये कॉन्सेप्ट ये समझा कि डिसइंटरमीडिएशन क्या है, ट्रेडिशनल जो चेन है, एक उसमें जो रियल कॉस्ट है, और डायरेक्ट सेलिंग किस इकोनॉमिक फैमिली का हिस्सा है, ये फाउंडेशन है। ठीक है, ये सब सिस्टम चल के आ रहा है। तो एक्चुअली में जो जो बातें आज हमने की है वो एक तरीके से केवल एक फाउंडेशन है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे इसका इवोल्व हुआ, इस एमएलएम सिस्टम का जन्म कैसे हुआ, एमवे से आज तक हम देखेंगे कि ये इंडस्ट्री ग्लोबली और इंडिया में कैसे इवोल्व हुई। ठीक है। सो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड लेट्स लेट्स यू कैन प्रेस द बेल आइकन, और थोड़ी अवेयरनेस फैलाओ इस चैनल के बारे में ताकि लोगों को सही नॉलेज मिल सके। ठीक है। तो ये लगभग 14-15 वीक की एक एकेडमिक जर्नी होगी, ऐसे कोर्स में इसको अपलोड करूंगा। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन न्यू वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन, IMDAC इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड विश यू बेस्ट लक कि आप लोग इस इंडस्ट्री की इमेज चेंज करने पे, यदि साथ में हो आप, इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए, सो लेट्स स्प्रेड सम अवेयरनेस। थैंक यू सो